हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे विवेक और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बॉक्स एफएम। बॉक्स एफएम पर हम बात करते हैं अलग अलग बातें, अलग अलग टॉपिक्स और बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो दुनिया के बाहर दिखने वाले विषय होते हैं, लेकिन कुछ विषय होते हैं ऐसे जो हमारे भीतर चल रहे होते हैं। कभी आंख बंद करके आधा मिनट सोचा है श्वास के साथ क्या कुछ जा रहा है भीतर? जब श्वास लेते हैं तो उसके साथ कितने विचार हमारे भीतर जाते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो उसके साथ क्या क्या बाहर निकल जाता है। मैं बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ जो अनुलोम विलोम कराते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपके भीतर की। दुनिया में आपको बहुत कुछ दिखता है, हर व्यक्ति बाहर देखना चाहता है, बहुत खूबसूरती दिखती है, बरसात का मौसम है, कहीं कहीं कीचड़ भी दिखता है, कहीं कहीं गंदगी भी दिखती है। क्या कभी भीतर भी झांक कर देखा है कितनी पवित्रता है, कितनी निर्मलता है? या फिर है अहंकार, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं और मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। तो आज हम बात करेंगे अहंकार पर। क्या होता है, कितना होता है, सब में होता है, कुछ कुछ में होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कैसे इसको मैनेज करें? और बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध चिकित्सक, लंबे समय से जो हमारे साथ चर्चा करते रहे हैं इन सब विषयों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राम अवतार जी की, और एक छोटा सा परिचय उनका और जान लेते हैं आप सबके साथ बॉक्स एफएम पर। कभी कभी इंसान को दूसरे लोग नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस और अहंकार एक ही चीज है? क्या सक्सेस के बाद ईगो आना नॉर्मल है? और अगर अहंकार हमारे रिश्तों, डिसीजंस और पर्सनालिटी को अफेक्ट करने लगे तो उसे पहचाने और कंट्रोल कैसे करें? इन्हीं जरूरी सवालों पर बात करने के लिए बॉक्स एफएम पर एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। आज की इस खास डिस्कशन में डॉक्टर शर्मा बताएंगे कि अहंकार असल में होता क्या है, ये हमारी सोच और बिहेवियर को कैसे बदलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फर्क है, और कैसे कुछ सिंपल हैबिट्स अपनाकर हम अपने अहंकार को कंट्रोल करके एक शांत, बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो बने रहिए बॉक्स एफएम के साथ, क्योंकि आज की ये बातचीत सिर्फ ईगो के बारे में नहीं, खुद को बेहतर तरीके से समझने के बारे में है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। नमस्ते, सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। तो जैसा हमने प्रारंभ में कहा कि आज बात करेंगे कुछ भीतर की, क्या कुछ चल रहा होता है। हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी एक अलग उसकी दुनिया होती है, और उस दुनिया में वो सोचता है कि बस यही जो है वो ही मेरा जीवन है, और जहाँ मैं बैठा हूँ, यदि बॉस की कुर्सी पर बैठा हूँ तो फिर मेरे से ज़्यादा किसको पता है, और तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक शब्द अहंकार जो चलता है, जिस पर आज हम बात करेंगे, आज की नई पीढ़ी ईगो कहती है, दोनों एक ही चीज़ें? हाँ, ईगो, अहंकार, और जैसे अपने राजस्थान में भी कहते हैं या हिंदी में भी कहते हैं कि जगह आपा, मारवाड़ी में आपो कहते हैं, आपो, गाया हाँ। आपो मत खो। तो ये आपा है, अहंकार है, घमंड भी इसका एक पार्ट है, और ईगो है, सब है। अब बात खास इसमें यह है विवेक जी कि ईगो कोई वस्तु है नहीं, ईगो का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप पकड़ सको, जिसको आप नष्ट कर सको जी। ईगो है क्या? तो अब ईगो को हम देखें तो जो हमारा अहंकार है वो हमारे व्यक्तित्व को हमने हमारे इमोशन से, हमारी भावनाओं से कैसे विकसित करके अपने आप को एक रूप दे दिया कि मैं ये हूँ। और दूसरा, समाज का एक वर्ग है वो आपको रूप दे देता है जी, आप फला अफसर हो, 5 जगह जय जयकार हो जाती है, तो अपने आप चीजें लोग होती आपको आपके बारे में 5 बातें कहते हैं, फिर उस बात को उनको आप अपने अंदर लेते हो, और आप उन सारी की सारी बातों को फिर समय के साथ अपने आप उस तरह से उसी एक बंधी हुई रीत के हिसाब से आप अपने आप को हर जगह प्रेजेंट करने लग जाते हो, और उसी तरह से आपके सोच, विचार, आपका व्यवहार, आपका दूसरों के प्रति जो आपका रिएक्शन होता है, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया जो भी होती है, वो सब उसके अनुसार होने लग जाती है। तो ये है ईगो। तो आपने ईगो तो बहुत सरलता से समझा दिया, लेकिन साथ ही साथ 2 शब्द और इसके समानार्थी हमारे को देखने को मिलते हैं।
बहुत से लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमें हमारी परंपराओं पर अभिमान है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं अभिमान नहीं ये स्वाभिमान है। तो ये जो अभिमान और स्वाभिमान और इसके साथ अहंकार, इनको कैसे देखते हैं? देखियो, गर्व, पहले तो गर्व की बात करते हैं। तो लोग कहते हैं गर्व तो अच्छा शब्द है, हमें गर्व होना चाहिए। अब ये गर्व भी ईगो का ही एक पार्ट है। और होता क्या है कि आपका जाति है, आपका धर्म है, यहाँ तक कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपका नाम है जी, आप जो परंपराएं फॉलो करते हैं जो भी, वो आपने थोड़ी बनाई है, उनका निर्णय आपने थोड़ी दिया है। आप तो ब्रांडेड हो, बेसिकली दूसरे लोग ब्रांड करते हैं, आपको बताते हैं कि आप ये हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, जैसे आपने रिलीजन का नाम दिया, तो आपको रिलीजन आप कोई चूज थोड़ी करते हो, आपके ऊपर बताया जाता है आपको और आप उसको स्वीकार कर लेते हो जी, और उसको फिर आप अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हो और फिर उस पे आप गर्व करने लग जाते हो। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपने उन सिद्धांतों का न तो जिंदगी में कभी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, न उनको आपने समझने का कभी प्रयास किया, क्योंकि जिंदगी इतना मौका देती नहीं है। जीवन के इतने संघर्ष होते हैं, इतनी हमारी चीज़ें होती हैं कि हम उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, लेकिन हम उनके पराधीन होते हैं एक तरह से। तो वो ईगो का ही पार्ट है, तो वो ईगो का ही पार्ट है। और ईगो का मतलब ये नहीं कि सदा आप घमंडी करते हो, कई बार विनम्रता भी ईगो का पार्ट होता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार बातचीत हो रही है डॉक्टर रामावतार जी के साथ में, लेकिन इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। आप जिन परंपराओं पर गर्व कर रहे हो, क्या उनका सृजन आपने किया है? क्या आपका जन्म किस घर में हुआ है, किस परिवार में हुआ है, किस मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले परिवार में आप जन्मे हैं, क्या इस पर आपकी चॉइस थी? मैं अक्सर कई बार कहता हूं मंचों पर भी ये बात कि आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हैं, नहीं तो यूक्रेन में भी हो सकते थे, नहीं तो ईरान में भी हो सकते थे, अफगानिस्तान में भी हो सकते थे, किसी भी जगह आपका जन्म हो सकता था। आप दूसरी एंगल को भी देखिए विवेक जी, देखिए आप अफगान से बात कीजिए, वो कहता है मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं अफगानिस्तान में पैदा हुआ। सबका अपना अपना गर्व होता है। यूक्रेन वाला क्योंकि बचपन में, मैंने लाइटर मोड में एक बात कही है, इस समय जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसी में लाइटर मोड में कह रहा हूँ कि यूक्रेन वाला भी कहता है, क्यों? उसको बचपन से बताया गया है कि यू आर यूक्रेनियन, यू आर अफगानी, यू आर इंडियन, यू आर चाइनीज, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि ये जो भाव जो बचपन में ही एक प्रकार से व्यक्ति के मन में डाल दिया जाता है कि आप गर्व करो कि आप यहाँ हो, आप गर्व करो कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हो, आप गर्व करो कि आपके पुरखे शिवाजी रहे हैं, आप गर्व करो कि आपने अमेरिका में जन्म लिया है, या जो भी कोई बात है, ये बात जो बचपन में डाल दी जाती है, क्या यही आगे बढ़कर अहंकार का रूप ले लेती है? वही अहंकार का रूप लेती है। और जिस दिन इसको अहंकार को, मैंने कहा ना कि आप कभी भी पकड़ के नष्ट नहीं कर सकते। और मैंने कहा ना विनम्रता भी, जो मैं एंगल बता रहा था जी, ये नहीं है कि सिर्फ जोर से नारे लगाना या किसी को दबाना ही कोई वो है, अहंकार है। कुछ लोग शानदार 10 करोड़ का कोठी बनाते हैं और आपके पास आते हैं कि सर गरीब की कुटिया में पधारना। हाँ। तो जी, ये वो अहंकार का एक परोक्ष रूप है। वो बताना चाहते हैं कि बंदा इतना सब होते, मैंने क्या कुछ बना लिया और कितना हम्बल हूं मैं कितना हम्बल। ये भी दिखावे का अहंकार है। दिखावे का वो एक तो होता है प्रत्यक्ष अहंकार, एक परोक्ष अहंकार। बात ये कि मैं नहीं कहता कि इन पे आपको गर्व नहीं होना चाहिए, आप भारत में जन्मे हो, भारत के होने पे गर्व होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये अपने अंदर जागृति पैदा करनी पड़ेगी कि मैं इस धरती पे जन्मा हूं, तो मैंने, इस धरती ने मेरे को इतना कुछ दिया है, मैंने धरती को क्या दिया जी। तो जिस दिन आप के अंदर ये भावना जागेगी कि मैं जिस समाज ने मुझे दिया, जिन लोगों की वजह से आज मैं जो हूं वो हूं, उन लोगों के लिए मैंने वापस क्या दिया, तो वो जब जागृति भाव आपके अंदर आता है, जिसको आप आत्म मूल्यांकन करते हैं अपने व्यवहार का लोगों के साथ जी, उससे आपका ईगो ड्रॉप होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर रामावतार जी ने कि आपका ईगो ड्रॉप कैसे होता है। उसके लिए जब आप ये विचार करते हैं कि मैंने समाज से क्या लिया, मैंने परिवार से क्या लिया, मैंने देश से क्या लिया, और इसीलिए श्रेष्ठ लोग कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसीलिए हमारे विद्यालयों में लिखा जाता था ज्ञानार्थ प्रवेश
सेवार्थ प्रस्थान। जो हम कुछ ले रहे हैं, क्योंकि आप जब आए थे जगत में तो क्या लेकर आए थे? जो कुछ लिया, ज्ञान लिया, शिक्षा ली, भोजन लिया, सब कुछ आपको यहाँ मिला है। तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी कुछ लौटाएं समाज को, इस देश को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को। लेकिन उसके लिए आपको भीतर से निर्मल होना पड़ेगा, भीतर झांकना पड़ेगा, क्योंकि केवल अट्टहास करते रहोगे, चाहे विकास के नाम पर, चाहे शक्ति के नाम पर, तो किसी दौर में रावण ने भी किया था, किसी दौर में कंस ने भी किया था। वो सब जो अपने जो कथाएं हैं बेसिकली इंडिकेटिव तो उसी की हैं। उसको बाद में अब क्या है कि अपने अलग रूप देने लग गए। बेसिकली तो जितनी भी कथाएं जहां पर भी हैं दुनिया के अंदर जो लिखी गई हैं, उनका उद्देश्य आपके अंदर एक जागृति पैदा करना था। लेकिन हमने उन जागृति पैदा तो करी नहीं, उन परंपराएं मान ली उन चीजों को। और परंपराएं तो नेचुरल है कि निर्जीव होती हैं जी, सजीव नहीं होती है। और परंपरा भी आप देखेंगे तो हर गांव की अलग है, हर शहर की अलग है, उसके हिसाब से आप पूरी जिंदगी इन चीजों को मानते रहते हो। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये हमें करता क्या है, हमारा जो अहंकार है जी, ये हमारे साथ करता क्या है। तो अहंकार क्या है कि बड़ा क्रूर होता है और बड़ा स्वार्थी होता है जी। आपका अहंकार सदा आपके द्वारा प्रदर्शित होकर जिंदा रहना चाहता है। बड़ी गहरी बात है। हाँ, वो आपके द्वारा प्रदर्शित होकर सदा जब तक आप जिंदा हो वो आपके थ्रू जिंदा रहना चाहता है। वो जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर मैं यदि जागृति पैदा होने दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये ब्रेन का एक तरह का नशा है। मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है वो आनंद लेने के लिए, वो हर समय आनंदित रहने के लिए, हर समय उसमें डोपामीन रिलीज होता रहे और आपका मस्तिष्क है वो आनंदित रहे, फील गुड होता रहे। तो इसलिए वो, जैसे मान लो आप घर में 4 लोग हो, आपने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, अब क्या करोगे इससे ज्यादा पैसे का? लेकिन वो ईगो कहता है नहीं वो मेरे से आगे है, मैं उससे आगे निकलूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा। और पूरी जिंदगी आप उस दौड़ के अंदर गुजार देते हो और इस दौरान में आप पता नहीं चलता है आपको कि आपने बाहर जो महंगे आप बाहर विदेश में गए, वहां से आप कुछ बीज लेकर के आए, उन बीजों से आपने कुछ खास पौधे उगाए, उन पौधों में कब फूल आए, कब कौन सी उनमें खुशबू आती है, वो किस सीजन में खिलते हैं, किस सीजन में वो नष्ट हो जाते हैं, आपको कुछ भी पता आनंद नहीं है। तो ले ही नहीं पाए। हाँ, वो काम माली कर रहा है हमारा माली कर रहा है जी। और आप माली ने कितना पैसा चुरा लिया, माली कोई फूल काट के ले गया, वो उसने डंडी काट के कलम बना के बेच दी इन पेटी चीजों के ऊपर। क्योंकि उस समय आपका जो सेंटर होता है ना, वो सारा आपके पास इतना ईगो हो जाता है कि आप मटेरियल के पीछे भागते हो। आप हर चीज को, हर बात को और एक वस्तु के रूप में सोचने लग जाते हो। बहुत गहरी बात है। हर चीज को वस्तु के बाद ऐसा एक जगह नहीं मिलेगा। लोग इतने रिच लोग होते हैं, उनके घर में आप देखो अखबार वाले से बहस होती रहती है, इस भाव से नहीं, इस भाव से। अरे तुम्हारे घर की गंदगी उठा के ले जा रहा है, जो बिखरी पड़ी थी, आपके घर का तो ये कूड़ा कचरा है, उसको उठा के ले जा रहा है। वो 5 पैसे आपको देने चाहिए इफ यू आर रिच पर्सन। आप उसे बार्गेनिंग करते हो। क्यों बार्गेनिंग करते हो? क्योंकि उस समय आपका अहंकार आप पे हावी है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, अब उसमें और आने चाहिए, उसमें और आने चाहिए। और इतिहास गवाह है कि, और हम चारों तरफ नजर भी डाल के आज की तारीख में भी देखें, आप बड़े अधिकारी को देखो, बड़े डॉक्टर को देखो, बड़े से जो इंजीनियरिंग जो हेड हैं स्टेट के उनको देखो जी। आप हमारे तरह तरह के लीडर्स को देखो, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स हैं, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको किसी के चेहरे पर भी सब कुछ मिलेगा, सुकून कहीं नजर नहीं आएगा। आप गौर से उनके चेहरे को बिल्कुल निष्पक्ष होके, तटस्थ भाव से, न उस समय आपकी कोई जाति बीच में आए, न धर्म आए, न आइडियोलॉजी आए, न पॉलिटिकल आपका वो जो इंक्लिनेशन है वो बीच में आए, सुकून नहीं दिखेगा, सुकून कहीं नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे विवेक। बड़ी शानदार चर्चा हो रही है डॉक्टर राम अवतार जी के साथ में। बहुत गहरी बात इन्होंने कह दी है। वैसे चिकित्सक हैं, लेकिन बात आज बहुत हो रही है दार्शनिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की सी चर्चा लग रही है। आप जितने सफल लोग हैं उनको देखिए,
डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि किसके चेहरे पर आपको सुकून दिखता है। सुकून आखिर दिखेगा कैसे यदि भीतर बहुत कुछ उबल रहा है, भीतर बहुत कुछ चल रहा है, इसको पटक दूं, उसको गिरा दूं, उसके कंधे पर पैर रख के आगे निकल जाऊं, यदि इन सब चीज़ों में व्यक्ति लगा रहेगा तो सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून मिलेगा त्याग में, सुकून मिलेगा ईश्वर की आराधना में। ईश्वर का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मंदिर में किसी मूर्ति को लेकर हो, जो भी कोई परम सत्ता है, जो भी कोई प्रकृति भी आप उसे कह सकते हैं, आप यदि निरपेक्ष भाव से कुछ विचार करेंगे, इस समाज को कुछ देने का विचार करेंगे, किसी की आंख का आंसू पोंछने का यदि आप प्रयास करेंगे, किसी के मन में गुदगुदाहट लाने का आप प्रयास करेंगे, तो आप सुकून आपको मिलेगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, जीवन का कुछ आनंद है। और बहुत से लोग अपने अपने क्षेत्रों में सफल होने के बाद इसीलिए आध्यात्म की राह पकड़ लेते हैं, इसीलिए समाज सेवा की राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वास्तव में सुकून कहाँ है। डॉक्टर साहब, बहुत शानदार बात आपने कही। अब मैं जानना ये चाहूँगा कि ये जो अहंकार है, ये हर व्यक्ति के भीतर होता है? किसी के कम होगा, किसी के ज़्यादा होगा, किसी को विद्या का होगा, किसी को धन का होगा, किसी को परिवार की प्रतिष्ठा का होगा, किसी को राजनीतिक अप्रोच का होगा। हर एक व्यक्ति के भीतर होता है। देखिए, उसमें क्या होता है विवेक जी कि अहंकार जो है एक तरह से तो कभी हमारा रक्षा तंत्र रहा है। अच्छा, रक्षा तंत्र भी रहा है। हाँ, कभी इंसान आज जैसे आप और हम बैठे हैं यहाँ जी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जेनेटिक ट्रांसमिशन है, एक जीन आगे से दूसरी जीन में ट्रांसफर होकर उससे लाइफ विकसित होती है, ये तो प्रूवन चीज है जी। तो इसका मतलब आज से कोई 10 लाख साल पहले, कोई 20 लाख साल पहले जब इस धरती पर मनुष्य विकसित हुआ, उनमें से एक महिला और एक पुरुष, हर एक अलग अलग है, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग। जो व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, हेलो, तो मेरी जो जीन आई है उसको बेयर करने वाला एक पुरुष और एक महिला आज से 20 लाख साल पहले 16 साल की उम्र तक से या 18 या 20 साल की उम्र तक जिंदा रहे, जिससे कि वो एक बच्चा पैदा कर सके जी। फिर वो बच्चा है, वो भी 15-16 साल जिंदा रहा, और वो पूरी जेनेटिक ट्रांसमिशन की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और वर्षों तक, लाखों वर्ष तक इंसान की जो प्रजाति है वो विलुप्ति के कगार पे रही है, क्योंकि पृथ्वी का जो बायोस्फीयर है जी, वो इंसान के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव है। वो इंसान को जिंदा नहीं रखना चाहता। अच्छा, आप देख लीजिए, आपको यदि हम हमारे जो साधन आज हटा दिए जाएं, तो न तो हम चीते की तरह भाग के किसी दूसरे जीव को पकड़ सकते, न हम कोई चीज को कच्चा खा सकते। दूसरे जीव की तो सोचो, हम तो अनाज और फल भी कच्चा खाएंगे तो भी मर सकते हैं, पूरी संभावना है। न हम छलांग मार के पेड़ों पे चढ़ सकते, न हिरण की तरह से कुलाचे मार सकते, न हम शेर की तरह से हमारे पास कैनाइन है। हमारे पास स्वयं की रक्षा के कोई साधन नहीं है। इंसान को देखेंगे, दूसरे जानवरों बहुत कमजोर है इंसान इस मामले कमजोर है। लेकिन इंसान के पास दो बड़ी शक्ति रही है जी। एक तो उसका मस्तिष्क और एक उसके हाथ। हाथ नहीं होते तो मस्तिष्क, अकेला मस्तिष्क तो जानवरों में भी अच्छा खासा है, लेकिन उनके हाथ नहीं है। तो हाथ हमारे पास मिले, मस्तिष्क सोचने वाला है। दुनिया का, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो मस्तिष्क है वो हमारा है। तो उस मस्तिष्क में समाधान को ढूंढने की क्षमता थी, और इन हाथों से उस समाधान को मूर्त रूप देने की क्षमता थी। उसके फलस्वरूप हम इस धरती पर जिंदा रहे जी। यहाँ का बायोस्फीयर बिल्कुल हमारे अगेंस्ट है, हम जिंदा रहे, और उन तकलीफों के बावजूद भी जिंदा रहे जी। जब हम पेड़ पे भी नहीं रह सकते थे, हम धरती पे भी नहीं रह सकते थे। लेकिन आदमी ने क्या देखा, जंगल में घर्षण होता है तो आग निकलती है, तो उसने पत्थरों को घिसना शुरू किया, जो उसके पत्थर में से चिंगारी फूट गई और आदमी का जीवन बदल गया। और वहां से आदमी के पास शक्ति आ गई। और उस शक्ति, लेकिन फिर भी कितनी तकलीफ है। आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले जाएं, इवन मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमारे लिए ये बड़ी बात होती थी कि बच्चा जो है, जैसे घर में 10 बच्चे पैदा हुए तो 3-4 बच्चे तो हर घर में मरते थे। हाँ, ये तो खूब होता था पहले तो। क्यों नहीं, तो इलाज का, अच्छा, महिलाएं बहुत मरती थी प्रसव के दौरान बहुत मरती थी। तो हमने बचपन में देखा है हमारे गांव में, फला काकी मर गई, वो चाची, वो दाई मर गई। बच्चे होते टाइम बहुत मरती थी औरतें, बच्चे बहुत मरते थे। अभी पिछले 100 साल के अंदर तो सारी जो विकास हमारा आया है, हमारे पास अब निश्चितता आई है
कि बच्चा जन्मेगा तो 99% बच्चे हैं वो जिंदा रहेंगे, वो एडल्ट होंगे, वो बड़े होंगे, वो शादी करके हमारी नेक्स्ट जनरेशन देंगे, हम मोर और लेस सर्टेन मानते हैं। ये तो पिछले 50 वर्षों में ही परिवर्तन हुआ है, उसके पहले तो नहीं। तो मेरे को एक विषयांतर हो जाएगा, हालांकि मैं जाऊंगा नहीं उधर, लेकिन एक विषय ये भी है कि भारत की जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, उसके पीछे एक कारण ये भी रहा है कि कि छोटे बच्चे जो है उनमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी, बहुत कम हो गई। तो अब हम घर में सिक्योर हैं जी, सारी, मतलब हम जितनी चाहे क्रिटिसाइज करें कि बदमाशियां बढ़ गई हैं, ये है, फिर भी उसके बावजूद भी एक एवरेज आदमी अपने घर में बहुत सुरक्षित है। आज से 200 साल पहले उतना सुरक्षित नहीं था। आज युद्ध भी होते हैं तो सिविलियन बहुत कम मारे जाते हैं, कुछ को छोड़ दो अपवाद को, बाकी सिविलियन पे यूजुअली हमला नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता है। तो अब ये सब इनसे हमारे इमोशंस बने, और वो इमोशंस जब एक्यूमुलेट हुए, एक्यूमुलेटेड इमोशंस ने एक रूप लिया, उसको हम कहते हैं अहंकार। फिर जाति के नाम पे, फिर जैसे युद्ध करने वाली जातियां हैं, व्यापार करने वाली जातियां हैं, शिक्षा वाली जातियां हैं, 10 तरह की जाति बनी, वर्ण बने, बहुत सारा विकास हुआ, कन्फ्लिक्ट भी बहुत पहले भी हुए, अब और हैं, और शार्प होंगे आने वाले टाइम में, जो ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ेगा, और उनके बीच में फिर एक नई सभ्यता, नई तरह का इंसान आज से 200-100 साल बाद में फिर इवॉल्व होगा, इवॉल्व होता रहता है, कंटिन्यूस इवॉल्व होगा। उनकी हम आलोचना कितनी करते रहो, लेकिन हर नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों में बेहतर होती है जी, कुछ में गड़बड़ होती है तो कुछ क्षेत्रों में बेहतर भी होती है। वो सब ईगो बिल्डअप करते हैं। अब जो अहंकार जो अपना क्या क्या रूप लेता है, इस पे हम बात करें तो एक तो मैंने कहा वो मटेरियल का रूप लेता है जी, और इसको बाजार के लोगों ने बड़ा आराम से पकड़ा है। आपकी एक कार है जी, उसमें 1200 सीसी का इंजन दे दिया उन्होंने, या 1000 सीसी का इंजन दे दिया, और छोटी कार दे दी, वो आपको कार मिल जाती है 7-8 लाख में। दूसरे ने सोचा ये मजा नहीं आया, कुछ कमाई अच्छी नहीं हुई, वो 1000 सीसी के अंदर थोड़ा सा टर्बो इंजन लगा देगा, और उसको साहब वो 15 लाख में आपको बेचेगा। बड़ी सी गाड़ी होगी, वो माचो इमेज होगी, वो क्या है आजकल काले रंग की गाड़ियां बहुत ब्लैक कलर की कर दी, और उसके नाम से प्रीमियम प्राइसिंग कर दी उनके साथ 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। रंग तो रंग है, तो उसका फिर मार्केट आपको आपके ईगो को। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर साहब ने अभी, और मैं हालांकि कोई कंपनी का कोई ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे श्रोता समझ गए होंगे आज के युवा जो है वो कौन सी गाड़ी के पीछे दीवाने हो रहे हैं, और अपने आप में वो भी तो केवल दिखावा है, केवल अहंकार है। 4 लोग बैठ सकते हैं, सामान आप रख नहीं सकते, बड़े बड़े ऊंचे टायर, और उनको लेकर बहुत सी दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। तेज रफ्तार में चलाते हैं, इसलिए रफ्तार को सीमित रखिए। उसका कारण उसमें व्यक्ति नहीं चला रहा है, उसका अहंकार चला रहा है, उसका ईगो चला रहा है कि देखो मैं आई ओन दिस कार, तो वो ईगो है। यदि उसके अंदर हम्बलनेस आ जाएगी, चलो कोई कार रखो आप, अच्छा हम्बलनेस आती है तो फिर आदमी इन ऊपर की चीजों से नहीं देखेगा, फिर वो रियलिटी देखेगा, और फिर वो कहेगा कि यार ये क्या कारण है कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आए, बड़े बड़े सम्राट आए, बड़े बड़े बादशाह आए, सब गायब हो गए। ये कबीर क्या चीज है, ये रहीम कौन है, ये रैदास कौन है, ये मीराबाई कौन है, इनको सब याद किए जा रहे हैं। वो मेरे को लगता है 1000 साल बाद में भी कोई बात करेगा तो ये वहीं खड़ेंगे, ये सूरदास वगैरह वहीं खड़े मिलेंगे आपको, सारे के सारे सब मिलेंगे। हाँ, छोटे छोटे लोग, साधारण लोग, लेकिन बड़ी गाड़ी वाले याद नहीं रखे जाएंगे। बड़े सत्ताधारियों को याद नहीं रखेगा, बड़े धन कुबेरों को कोई याद नहीं रखेगा। उनकी आखिरी सांस गई नहीं कि नाम मिटा नहीं। वक्त की जो धूल होती है ना जी, वो बड़ी दीमक वाली होती है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे हटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात किसी ने कही। साथ ही साथ आप जो बात कर रहे थे हम्बलनेस की, विनम्रता की जो बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय विद्या तो ये कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से पात्रता योग्यता प्राप्त होती है। तो ये जो विनम्रता वाली बात है, कहा जाता है कि विद्या से विनम्रता आती है, लेकिन अब तो बहुत से लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जो जितना ज्ञानी है, जितना विद्वान है, उतना ही अहंकार बढ़ रहा है। नहीं, वो ज्ञानी नहीं है सब, वो विशेषज्ञ है। अच्छा, क्या बात है। देखिए शब्दों का गजब मामला है। हाँ, विशेषज्ञ है, ज्ञानी नहीं है, विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ है। आज हम ज्ञानी नहीं बना रहे हैं, अब हम ज्ञान को तो नष्ट कर रहे हैं। ज्ञान को तो एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे विश्व में नष्ट किया जा रहा है। अब तो विशेषज्ञ चाहिए,
और विशेषज्ञ क्यों चाहिए कि आपको कुछ विशेष काम के लिए आपको विशेष काम करना है, और आपको उस काम के बदले फिर इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपसे आपका बचपन छीन लिया जाता है, क्योंकि आपको वो विशेषज्ञ बनना है तो बचपन में आप किताबों के पीछे भागो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भागो, और फिर आपके ज़िंदगी में आपकी जवानी छीन ली जाती है, क्योंकि आप सुबह 9 बजे जाते हो, रात को 10 बजे घर आते हो। आप अपनी जवानी क्या चीज़ होती है आपको पता ही नहीं चलता। आपसे आपका पितृत्व और मातृत्व भी छीन लिया जाता है, क्योंकि आपका बच्चा तो कोई आपके कोई हेल्पर के घर साथ पल रहा है, कोई क्रैच के अंदर पल रहा है। आपका बच्चा आप थोड़ी पाल रहे हो। आपका बचपन, आपका जो बाल्यावस्था है वो टोटली छीन ली, क्योंकि आप अकेले एक घर के अंदर और 2-3 बुजुर्ग लोगों के बीच में घूम रहे हो। आपके हम उम्र बच्चे नहीं मिलते, आपको बच्चे को बच्चा देखने को नहीं मिलता। तो बड़ी समस्या है। आपसे सब कुछ जो इंसानी जो आपका जीवन है वो तो आप जी नहीं रहे हो, तो आप बेसिकली धीरे धीरे एक मशीन में कन्वर्ट होते हो, और उस मशीन को कंपनसेट करने के लिए आप अपने अहंकार को और बढ़ा देते हो, और इसलिए आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। और अहंकार का जो मैंने कहा ना, एक तो वस्तु के बाद में आपका अहंकार अपने आप को प्रदर्शित करता है आपके शरीर के रूप में। आप देखिए भारत में सिर्फ बालों की सजावट का और उनको काले करने के ऊपर करीब साल के 20,000 करोड़ का व्यापार है। 20,000 करोड़ का व्यापार, वाह, सिर्फ बालों के ऊपर। बाकी चेहरे के क्रीम वगैरह के तो कितना कुछ है, लिपस्टिक का कितना है, नाखूनों को सजाने का कितना, जेंटलमैन बनने के लिए व्यक्ति कितने पैसे खर्च कर रहा है। पर मुझे बात याद आ गई डॉक्टर साहब, स्वामी विवेकानंद की। अमेरिका जब गए थे और किसी ने उनके वेशभूषा पर कोई टिप्पणी की, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हूँ, आपके यहाँ पर जेंटलमैन कौन बनाता है? आपके यहाँ जेंटलमैन बनाता है एक बार्बर, नाई, आपके बाल वाल ठीक से करता है, आपका टेलर आपके कपड़े अच्छे से सिल देता है, आपका मोची अच्छे से जूते और चप्पल आपके बना देता है, वो आपके यहाँ जेंटलमैन बनाता है। लेकिन हमारे यहाँ जेंटलमैन कौन बनाता है? हमारे यहाँ जेंटलमैन बनाते हैं संस्कार, हमारे यहाँ जेंटलमैन बनाता है हमारा ज्ञान, हमारी मेधा। तो ये एक जो बड़ा अंतर है, आपने बड़ी जोरदार बात कही कि व्यक्ति, एक पहले वस्तु की बात आ गई, उसके बाद उसका शरीर आ गया, और उस शरीर के माध्यम से अहंकार प्रदर्शित होता है, और उसको बनाए रखने के लिए देश भर की जो बात कर रहे हैं, केवल बालों पर जो है कितने हजारों करोड़, 20,000 करोड़ अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन साथ के साथ मैं आपसे जानना ये भी चाहूंगा कि जैसे आपने बालों की बात कही, व्यक्ति अपने आप को सुंदर, फिट एंड फाइन दिखाना चाहता है, और सामने वाले 4 लोग यदि उसको देख के उसकी प्रशंसा कर देते हैं कि वाह डॉक्टर साहब क्या बात है, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, ये बार बार में होने वाली जो तारीफ है, क्या ये भी अहंकार बढ़ाती है? अहंकार निश्चित बढ़ाती है, क्योंकि फिर आपका जो फोकस है ना, वो सारा का सारा आप उसी पे चला जाता है। तो आपको पता ही नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी का कितना समय फिर आप इन चीज़ों को एक्वायर करने में लगाते हो। आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलता कि आपको अपनी सजावट की चीज़ें लेने के लिए ज़िंदगी के कितने महत्वपूर्ण आपके जो पक्ष हैं उनको आप सेक्रीफाइस करते हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे तो आएंगी नहीं। आपको यदि अपने शरीर पे इस तरह से खर्चा करना है, वो चीज़ ऐसे तो आने वाली है नहीं। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम और चर्चा कर रहे हैं हम अहंकार पर डॉक्टर रामावतार जी के साथ। ये चर्चा इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन बीच में लेंगे एक छोटा सा विराम, और उसके बाद फिर से बात करेंगे डॉक्टर रामावतार जी के साथ अहंकार पर। मन, परिवार और भविष्य की देखभाल। क्या आपका बच्चा ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, स्पीच या लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है? या फिर तनाव, रिश्तों की उलझन, नौकरी का दबाव, वैवाहिक समस्याएं या मानसिक परेशानियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? तो आइए कॉन्सेप्ट लाइफ एलाइड हेल्थ हॉस्पिटल और काशी आध्यात्मिक केंद्र में, जहां आधुनिक चिकित्सा के साथ काउंसलिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, डेंटल, एस्थेटिक केयर और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य का समग्र समाधान मिलता है। अधिक जानकारी एवं संपर्क हेतु कॉन्सेप्ट लाइफ ऑटिज्म केयर सेंटर, कॉन्सेप्ट लाइफ स्कूल फॉर ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड डाउन सिंड्रोम, कॉन्सेप्ट लाइफ मैनेजमेंट सेंटर, पता प्लॉट नंबर 2, कॉन्सेप्ट लाइफ एलाइड हेल्थ हॉस्पिटल, श्यामनगर सब्जी मंडी के सामने, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर। कभी आपने ध्यान दिया, जो बच्चा चुप रहता है वो कमजोर नहीं, शायद असहज है। जो बच्चा देर से सीखता है वो पीछे नहीं, शायद
उसे अलग तरीके की जरूरत है। द जयपुर स्कूल में इसी जरूरत को समझा जाता है। यहाँ फ्लेक्सिबल क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग सपोर्ट, व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सुरक्षित वातावरण के साथ हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सिखाया जाता है। शिक्षक बच्चे को प्रेम और धैर्य से संभालते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाना नहीं, बच्चे को आत्मविश्वास देना है। यहाँ स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल थेरेपी, रेमेडियल सेशन, पेरेंटिंग ट्रेनिंग और इंक्लूसिव एक्टिविटीज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। द जयपुर स्कूल, बच्चे के मन से शुरू होने वाली शिक्षा। एडमिशन ओपन फॉर 2026 to 27। संपर्क करें 8306 996 270, 7073 777 337 या 0141 293 2393 140 पर। द जयपुर स्कूल, पंडित TN मिश्रा मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर। क्या आपका मन कर रहा है कुछ नया, कुछ ग्लोबल और कुछ बेहद स्वादिष्ट खाने का? तो आइए कॉफको में, जहां हर डिश बनती है प्यार और फ्लेवर के साथ। एवोकाडो टार्टाइन, पॉपकॉर्न कॉलीफ्लावर, चीज सिगार रोल्स, मार्केट वेज ग्रिल्स, पानिनी, लोडेड फार्म हाउस पिज्जा और आपकी पसंद के पेन या स्पेगेटी पास्ता, अल्फ्रेडो, रोसो या अरेबियाटा सॉस के साथ। अगर भारतीय स्वाद पसंद है तो ब्लैक लेंटिल, बटर बोल, तवा पनीर बोल, स्मोक्ड गार्लिक दाल बोल, हैदराबाद सैफरन राइस बोल, फियरी चिली बोल और हमारा बेस्ट सेलर फायरी चिली बोल और हमारा बेस्ट सेलर फायरवर्क नूडल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। शानदार एम्बियंस, ग्लोबल टेस्ट और यादगार बातचीत। कॉफको 1/8 शिवानंद मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। कॉफको, ग्रेट कॉफी, ग्रेट फूड, ग्रेट कॉन्वर्सेशंस। आज ही आइए, क्योंकि अच्छी कॉफी इंतजार नहीं करती। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी के रास्ते आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? कब चमकेगा आपका नसीब और कब खुलेंगे सफलता के नए रास्ते? अब एस्ट्रोलॉजी होगी और भी सिंपल, पॉजिटिव और रिलेटेबल। नक्षत्र दर्पण, एस्ट्रो गुरु स्वाति बियानी के साथ, जहां हर एपिसोड में मिलेंगे करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और फ्यूचर से जुड़े आंसर्स, साथ ही ग्रहों और नक्षत्रों की पावरफुल गाइडेंस। तो जुड़िए एक नए कॉस्मिक सफर से। सुनिए हर बुधवार और शनिवार सिर्फ बॉक्स FM पर। नक्षत्र दर्पण बाय एस्ट्रो गुरु स्वाति बियानी। HC मल्होत्रा फर्नीचर, कम दाम में लेटेस्ट डिजाइन और सुपीरियर क्वालिटी की कंप्लीट फर्नीचर रेंज। HC मल्होत्रा फर्नीचर, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 13, गोपालपुरा बाईपास। क्या आपका घर आपकी पर्सनालिटी और आपके इमोशंस को बयां करता है? वस्त्रा लिविंग लेकर आए हैं आपके लिए होम डेकोर और लाइफस्टाइल का एक बेहतरीन कलेक्शन। हम समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों का एक ढांचा नहीं, बल्कि आपका सुकून है। इसीलिए हमारे हैंडबैग और प्रीमियम डिजाइन्स आपके हर कोने में नई जान डाल देंगे। क्वालिटी ऐसी जो आपके घर को बनाए एक कंप्लीट होम, एक ऐसा आशियाना जो आपको खुशियों से भर दे, और दाम ऐसे जो आपके बजट में बिल्कुल फिट हो। आज ही हमारे इंस्टाग्राम पेज @वस्त्रा लिविंग पर विजिट करें, VASTRAA.living, और अपने घर को नया अंदाज दें। वस्त्रा लिविंग, आपका घर, आपकी पहचान। बॉक्स FM के सभी श्रोताओं का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त RJ विवेक और बात कर रहे हैं आज हम अहंकार पर। साथ में हैं डॉक्टर रामावतार जी। बड़ी दार्शनिक स्तर की चर्चा हो रही है, बहुत ही नई नई जानकारियां डॉक्टर रामावतार जी हमारे सामने रख रहे। पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है इन्होंने अहंकार को लेकर। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं आप के माध्यम से इस चर्चा में। जानना आपसे ये चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि सामने आकर कोई व्यक्ति उनको ये कह देता है, चाहे हंसी मजाक में भी, अरे यार आजकल तो बहुत अहंकारी हो गए हो, बहुत घमंड आ गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बड़े आदमी हो गए हो, ऐसा यदि कोई किसी को सामने मुंह पर कह देता है तो तुरंत गुस्सा भी आ जाता है। तो यदि व्यक्ति खुद अपना मूल्यांकन करना चाहे, खुद अपना आकलन व्यक्ति करना चाहे कि कहीं सच में मेरे भीतर भी अहंकार तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे भीतर का अहंकार बढ़ तो नहीं रहा है, कैसे समझ सकता है? कोई छोटी छोटी कुछ टिप्स ऐसे आप बता सकते हैं जिससे व्यक्ति खुद आकलन कर ले कि यार मैं थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो रहा हूँ, तो कैसे ठीक हो सकता है?
देखिए विवेक जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अहंकार हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रहकर हर सेकंड बनता रहता है, क्योंकि वो हमारी सर्वाइवल का पार्ट है। अब होता है क्या कि हमें उसको हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनने देना है। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, आपको अपने अहंकार के प्रति जागृत रहना है। और जागृत रहने का क्या तरीका होता है कि आप सदा रियलिटी, आप सदा वास्तविकता के प्रति बिल्कुल सावधान रहो। और वास्तविकता में 2 लाइन में बता देना चाहता हूँ। माटी से मानुष बने, माटी से मानुष बने, माटी माँ ही समाए। क्या बात है। माटी से मानुष बने, माटी माँ ही समाए। इस दुनिया में दोस्त मेरे न कोई आए न जाए। क्या बात है, वाह। नहीं, कोई आना जाना नहीं है। सब जो है ना वो खेल है कि साहब वो स्वर्ग है, वो नरक है, कुछ नहीं है। मिट्टी में आते हो, केमिकल्स स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी, और इसमें इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एनर्जी फ्लो होती है। और तरह तरह के जो प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट हैं, वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। हम एक जिंदगी के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बात कही आपने। हम प्रदर्शित करते हैं जी। तो जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन लगातार आपके अंदर बना रहेगा, तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, आपके अंदर वो विनम्रता सदा बनी रहेगी। आप सदा एक थैंकफुल रहोगे उस अदृश्य शक्ति के, जिसकी वजह से यहाँ जीवन चल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार बात आपने कही कि वास्तव में माटी वाली जो बात कही है, बहुत ही गजब बात कही है। आप कैसे आए हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कब जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मुझे भी एक दोहा याद आ गया आपकी बात पर कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कबीर का है। हाँ, तो कुल मिलाकर दर्शन वही है, बात वही है। और आपने जो बात कही है कि विनम्रता जो है ये बड़ी चीज है, तो क्या अहंकार का जो है हम ये कहें कि उसको काटना है, अहंकार को कम करना है, उसको नियंत्रित रखना है, तो विनम्रता पहली सीढ़ी है? नहीं, देखिए वही एकमात्र सीढ़ी है। अंधकार को मिटाने का एक ही तरीका है कि रोशनी, प्रकाश। तो ऐसे यदि आपके अंदर विनम्रता आ गई, आपके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन गई वो, तो आप में अहंकार आएगा। लहर आती है समुद्र में जैसे आती है, और वो अपने आप ही लहर शांत हो जाएगी। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और होता क्या अहंकार का, जैसे अपने कई रूपों में बात कर रहे थे, मैनिफेस्ट कैसे करता है जी। एक ही आपकी दोस्ती और आपके जो जानकारी होती है ना, जान पहचान, उसमें मैनिफेस्ट करती है। आप देखिए लोग कितने लालायित रहते हैं। कोई बड़ा फिल्म स्टार, उसके साथ फोटो सेल्फी लेके, कोई पॉलिटिशियन के, बड़े अफसर के हैं, कोई परिवार में कोई दूर का भी, अपनी जाति का भी कोई आदमी IPS बन जाता है, तो ऐसे उसकी फोटो बराबर लगा करके जैसे भी मैं ही वो हूँ। तो बिल्कुल एक हम जान पहचान ज्यादातर करते भी इसलिए कि साहब मैं जो है ना, मेरे समाज में रुतबा है कि फलां साहब कलेक्टर साहब मेरे जान पहचान के हैं, मैं उनके घर पे देखो मिठाई देने जाता हूँ होली दिवाली, फलां नेताजी मेरे खास हैं, फलां बड़े डॉक्टर हैं, उनसे मेरा सीधा संपर्क है, फलां ये ईगो का ही पार्ट है। और आगे मैं कहूँ कि आप एक कपल के रूप में डेवलप होते हो, आप शादी करते हो, तो वो भी अहंकार का पार्ट है। देखिए दूल्हे को कैसे सजाया जाता है, दूल्हे राजा, ठीक है ना, और वो कैसे अकड़ के बैठता है, बिल्कुल पूरी नजरें रहती हैं सबकी। और बाराती हैं वो क्या, देखिए उस दिन अकड़ के चलते हैं, ठीक है ना। ओ अहंकार एकदम सिर पर होता है उस समय। और आजकल तो रहा नहीं, व्हाट्सएप का जमाना आ गया। मैं तब यूथ में मेरी होता था, तो मैरिज के कार्ड पे लिखा होता था, जिसको बुलाना होता था जी, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। क्या बात है। तो उसके ऊपर और कबीर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा भाई साहब ये लिखे लिखे पे मत मर जाना कहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। क्या बात, भाई साहब आजादी हो तुम मानस के राज, कल सुबह इस घर में आओगे तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं पूछेगा आपको। तो ये सब अहंकार है। तो अच्छा, कपिल के रूप में मैं कहता हूँ कि हम जैसे कहते हैं कि आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, इस तरह के गाने बड़े आते हैं। हमें क्या रियल में जीवन साथी की आवश्यकता है? क्या जीवन साथी हमारा अकेलापन दूर कर देता है?
बिल्कुल नहीं करता। आदमी का अकेलापन कोई दूसरा इंसान मिटा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा सभी श्रोता विशेष रूप से ध्यान दें इस बात को। अकेलापन आज के दौर में बहुत बड़ी समस्या है। उस अकेलेपन के कारण बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तमाम चीज़ों का इलाज मिलने वाला है आपको अभी। तो कोई भी दूसरा इंसान, चाहे वो संतान हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, माँ बाप हो, समाज हो, दोस्त हो, भीड़ हो, आपका अकेलापन नहीं मिटा सकता है। आपका अकेलापन कब मिटेगा? जब आप अस्तित्व के प्रति जागृत रहोगे। अस्तित्व के प्रति, जो आपके चारों तरफ जो वास्तविकता फैली हुई है जी, जो कुछ भी आपके चारों तरफ घट रहा है, आप उसके संपर्क में हो। आप सूरज के पहले प्रकाश के संपर्क में हो, आप टिमटिमाते तारों के अस्तित्व के बारे में जानते हो। आप यदि हवा किस तरह चल रही है, आपके आसपास की आवाज़ें क्या हैं, आपके आसपास जो कुछ हुआ उसके प्रति आप जागृत हो ना, तो हर व्यक्ति आपकी एक कंपनी है। और कोई व्यक्ति नहीं है तो भी आप पूरी, क्योंकि अस्तित्व के संपर्क में हो। इसलिए लोग कहते हैं ना, अकेलापन इससे दूर होगा। अकेलापन आप गाने सुन लो, आप किताब पढ़ लो, नहीं, उससे नहीं होगा, दूर नहीं होगा। वो पैचवर्क है, वो पैचवर्क है। तो इसलिए ऐसे आप कहो कि जीवन में मेरे कोई जीवन साथी आ जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा अकेलापन दूर होगा, नहीं होगा। वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, आपका अकेलापन दूर नहीं होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा इस विषय को और गहराई तक ले जाना चाहूँगा। एक शब्द जिस पर अभी बात हो रही है, अकेलापन, एक शब्द होता है एकांत का। ऋषि मुनि साधक जो होते हैं वो एकांत में साधना करते हैं, कहीं ना कहीं भीतर की यात्रा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी एक विषय को लेकर चिंतन कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि उनके लिए एकांत बहुत आवश्यक है, वो नहीं मिलेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ का जो अकेलापन है, मैं चाहूँगा श्रोताओं तक ये भी थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए। देखिए विवेक जी, एकांत का आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो एक अंत, एक का अंत। एकांत मतलब आप अकेले हो ही नहीं, आप पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। वो जो ध्यान में जब आप बैठते हो या बैठ के जब आप चिंतन करते हो तो आप पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। इसलिए उसका वर्ड जो यूज, शब्द जो गठित हुआ है एकांत, एक का अंत। अब आप एक नहीं रह गए हो, फिर एक नहीं हो, आप एक नहीं हो, आप पूरे अस्तित्व का, ब्रह्मांड का हिस्सा हो, सबसे कनेक्टेड हो। उसको कहते हैं एकांत या सॉलिट्यूड जी। और एक कहता है लोनलीनेस या अकेलापन। अकेला मतलब वो रियल अकेला है, वो लोनली है, वो उदास है, वो उदास है। और दूसरा होता है उदासीन, उसमें भी फर्क है जी। एक आदमी उदास हो गया, वो तो तकलीफ में है। हाँ। और एक उदासीन है, वो तटस्थ हो गया। जो उदासीन है वो तो तटस्थ हो गया चीजों से, जो है सो है जी। बस मेरे को उसमें कोई जजमेंट नहीं करना है। जो वास्तविकता है वही एकमात्र सत्य है। बहुत गहरी बात हो गई, बात हो गई। अध्यात्म की सी बात हो गई। ये थोड़ा सा फिर से हम इसको साधारण सामान्य स्तर पर लेकर आते हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि माफ़ी मांग लेने से भी अहंकार तिरोहित होता है, कुछ कम हो जाता है। यदि आप मन से माफ़ी मांगो और अपने, मैं कहता हूँ शब्दों की माफ़ी तो 2% की होती है, आपके व्यवहार से माफ़ी झलकनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है, आपके व्यवहार है उसमें भीतर से आ रही है कि नहीं वो और बात। आपका व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए कि आपने कोई गलती की, आपने किसी को सताया, तो बाद में आप उस व्यक्ति से सिर्फ अपना शाब्दिक प्रदर्शन नहीं करें। आपके फिर व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आना चाहिए कि जो आपसे आज कोई गड़बड़ हुई वो दोबारा नहीं आप जिंदगी में करें, और जो पुरानी की है तो उसको कैसे न कैसे कंपनसेट करने की आपका मतलब बिल्कुल सार्थक प्रयास हो। एक और सामान्य सी बात जो हर घर में देखने को सुनने को मिलती है, 5-7 वर्ष का छोटा बच्चा होता है, कुछ गलती करता है, कोई गिलास तोड़ दिया, कुछ और गड़बड़ कर दी, माँ बाप कहते हैं बोलो सॉरी, बच्चा कहता है नहीं बोलूँगा। फिर 4 बार कहते हैं एक थप्पड़ पड़ेगी नहीं बोलोगे तो, फिर बच्चा जबरदस्ती मुंह फुला के बोलता है सॉरी। इस सारी परिस्थिति को अहंकार के रूप में किस तरीके से देखते हैं वो छोटा सा बालक 6-7 वर्ष का, जिसने अभी दुनिया देखनी है?
क्या उसके भीतर भी कोई अहंकार पल रहा है? वो मना करता है उसको कि नहीं, सॉरी नहीं बोलना है। एक्चुअली मैं इसी पे आने वाला था। या फिर माता पिता का अहंकार जो है वो ज्यादा प्रबल होता है कि नहीं, बुलवाना उसी पे मैं आ रहा था जी। मेरा भी यही पॉइंट था कि जो अहंकार अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप उसका बड़ा माध्यम है। हम जैसे क्या सोचते हैं, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अरे भैया, अपना नाम आप रोशन करो ना प्लीज। बच्चे के कंधे पे क्यों इतना बोझ डाल रहे हो? हाँ, ये आप जो नहीं कर पाए वो उस पर डाल रहे हो आप जी। और यदि आप अपनी गलती पर क्षमा मांगते हो और आपके व्यवहार में परिवर्तन है, तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा चाइल्ड साइकोलॉजी पे। बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसको देखने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, वो हम बड़े लोगों से करीब 10 से लेके 100 गुना अधिक होती है। क्योंकि उसको थोड़े समय में बहुत कुछ सीखना है। उसको प्रकृति एक संदेश देती है कि बच्चे, तेरे को 5-10 साल के अंदर वो सब कुछ सीखना है जो तुम्हें इस धरती पे जिंदा रखेगा। तो बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। ठीक बात। जब सीखने लगता है बच्चा बचपन से बहुत, तो आपने यदि क्षमा भाव आपके अंदर है, तो आपके बच्चे को आपको सॉरी कहलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चा अपने आप ही अपनी गलती को महसूस करेगा और वो अपने आप ही अपने आप को और उसी वे के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करेगा। तो उसको सिखाने की, रटाने की, थप्पड़ लगा के पनिशमेंट, वो तो आपका अहंकार है कि मेरा बच्चा इतनी गलती करता है, वो सॉरी नहीं बोलता, मेरा बच्चा। तो इसका मतलब आपका ईगो है। आप नहीं डांट रहे हो अपने बच्चे को, आपका अहंकार डांट रहा है। तो माँ बाप का बच्चों को लेके जो अहंकार है ना, वो धरती के सबसे बड़े अहंकारों में से एक है। और इससे बहुत सारे बच्चों की जिंदगी एक्चुअल में माँ बाप को पता नहीं, वो तबाह कर देते हैं। बहुत गहरी बात है और पेरेंटिंग के लिए भी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है डॉक्टर रामावतार जी ने। आज हर घर की ये समस्या है। हर दूसरे चौथे घर में आप जाओगे, देखोगे तो बात यही आएगी कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे बहुत अड़ियल हो रहे हैं, बहुत जिद्दी हो रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। कहीं ये आपके अहंकार का प्रतिबिंब ही तो बालकों में नहीं दिख रहा है, हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहब ने भी, बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। उनको मुंह से बोलकर आप बताओगे उसका प्रभाव उतना नहीं होगा। वो देखते हैं अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को, अपने आस पड़ोस को, तो क्या देख रहे हैं और कैसे वो बन रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं नई जनरेशन जो जेन जी की बात है, शब्दों का जो चयन है वो भी कई बार अहंकार को प्रदर्शित करता है। मैं बात करता हूँ अपने लिए, तो मैं बोलूँगा कि किसी भी बात को लेके मैं बोलूँगा, और बहुत से लोग जो है वो मैं की जगह हम बोलते हैं कि मैं उदयपुर गया था घूमने, हम उदयपुर गए थे घूमने। ये जो मैं और हम है, क्या ये भी कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ परिवर्तन करता है? ये बिल्कुल करता है। और जैसे हम नई जनरेशन को ब्लेम तो आराम से कर देते हैं, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो मैं तो पेरेंट्स को इसमें, यहाँ कुछ पेरेंट्स को तो मैं सिंपैथाइज करना चाहूँगा, उनके साथ मेरी सहानुभूति है कि वो अपने बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम बच्चों को, हमारे बच्चों को देने का समय हमारे पास समय के साथ बहुत कम होता जा रहा है। और जितना अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग जॉब करते हैं वो तो सारे दिन तो बाहर रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते। तो बच्चों से उनकी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है जी? बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या सीखते हैं? तो पेरेंट्स को जो थोड़ा सा समय मिलता है, कोई मुश्किल से दिन में 15-20 मिनट मिलता होगा, फादर को तो मुश्किल से 15-20 मिनट मिलता है, और वर्किंग मदर है तो मान लो आधा घंटा मिल जाता है। Box FM. Think out of the box.